नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एस्टेट 2023 टीजीटी पीजीटी हिंदी की। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग 2021 का एस्टेट टीजीटी हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। पहली बात ये पता चलेगा कि पेपर कैसे आता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि एस्टेट में जो प्रश्न हैं वो रिपीट हो जाते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ये पेपर है 2021 का टीजीटी हिंदी का लेवल 2 का, सेट ए है। तो हम चलते हैं हमारे सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन पर, जो कि 91 से शुरू होंगे। ठीक है। तो ये आ गया हमारा पहला प्रश्न। यहाँ से जो आपको पता है कि आपका जो 60 नंबर का सब्जेक्ट आता है उसमें 60 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। ठीक है। तो उन्हीं में से है ये वही प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये प्रश्न आया था, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको देखना है कि इनमें से कौन सा है। सबसे पहला है सौहार्द। सौहार्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, तो यहाँ पर हमारा आंसर यही हो जाएगा। लेकिन हम सभी ऑप्शन देखेंगे कि किसमें क्या गलती है। दूसरा ऑप्शन है विभीषिका। तो इसमें क्या गलती है? विभीषिका। ठीक है। तो सिर्फ इसमें भय को जो छोटी की मात्रा लगी हुई है, ये छोटी की नहीं बड़ी की लगेगी, तो विभीषिका ऐसा लिखा जाएगा, जिसका अर्थ आप भयानक भी कह सकते हैं, आतंक भी कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारा ऑप्शन है शुश्रूषा। तो शुश्रूषा ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है। अगर शुश्रूषा आ जाए तो कैसे लिखा जाएगा? शुश्रूषा। शुश्रूषा होता है ये, जिसका अर्थ होता है कर्तव्य परायणता। शय शलगम वाला, उसको छोटे ऊ की मात्रा, फिर श्रमिक वाला शय, उसको बड़े ऊ की मात्रा, फिर षटकोण वाला शय, उसको आ की मात्रा। शुश्रूषा, इसका अर्थ होता है कर्तव्य परायणता। अगला है शिष्ट। तो आप सभी को पता होगा कि शिष्ट नहीं होता, शिष्ट होता है, पीछे आएगा ट। तो इसका मतलब शिष्ट भी गलत है, शुश्रूषा भी गलत है, विभीषिका भी गलत है। जो सही है वो है सौहार्द। ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक अनुभाव नहीं है, तो ये रस से प्रश्न है। तो कौन सा इसमें नहीं है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, रस के बारे में आपने पूरी डिटेल से पढ़ना है कि कौन कौन से होते हैं सात्विक अनुभाव। तो एक तो होता है स्तंभ, ठीक है, स्वेद होता है, रोमांच होता है, ठीक है। उसके बाद स्वर भंग होता है एक, ये भी सात्विक अनुभाव है। उसके बाद आ गया कंप होता है, नोट करते जाना है। वैवर्ण्य होता है, ठीक है। एक अश्रु होता है, प्रलय होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? सात्विक अनुभाव होते हैं। तो हमने देख लिया कि अश्रु हमने लिखा, कंप लिखा, प्रलय लिखा, लेकिन औदार्य नहीं लिखा। इसका मतलब यही यहाँ पर सही आंसर है, जो कि एक सात्विक अनुभाव नहीं है। ध्यान से याद रखने हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय, ये होते हैं सात्विक अनुभाव। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा औदार्य। अगला हमारा प्रश्न है, जठर और जरठ शब्द युग्म का सही अर्थ भेद। तो जठर का तो सभी को पता है कि पेट होता है, ठीक है। जठर का क्या होता है? पेट होता है, सभी को पता है। और जरठ होता है बूढ़ा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। जठर पेट हो गया और जरठ हो गया बूढ़ा। पेट बूढ़ा, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शब्द युग्म से भी प्रश्न आ रहा है, 2 प्रश्न आए हैं। तो यहाँ पर भी आपको शब्द युग्म, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कह सकते हैं, सामुध्वनि भिन्नार्थक शब्द कह सकते हैं। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारा जो 94 क्वेश्चन है, अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द।
तो अनुष्ठान करने वाला क्या कहलाता है? अनुष्ठाता कहलाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है लिहासा की और रचना किस विधा से है? तो ये है 9th क्लास की NCERT से रचना। पहले 9th और 10th की भी TGT में पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अगर आप सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ बसंत भाग 1 और 2, 3 मतलब दे रखी है। 8वीं तक की NCERT दे रखी है। ये रचना है 9th क्लास से, लिहासा की और। ये राहुल सांकृत्यायन की रचना और एक यात्रा वृत्त है, यात्रा वृतांत है, ध्यान रखना है। लिहासा की और राहुल सांकृत्यायन की रचना है एक यात्रा वृत्त, यात्रा वृतांत। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है। तो विश्वनाथ प्रसाद ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? क्या श्रृंगार काल कहा है, अलंकृत काल कहा है, रीति काल कहा है या कला काल कहा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार काल। श्रृंगार काल कहा है किसने? विश्वनाथ प्रसाद ने। अगर हम बात करें अलंकृत काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है, सुनते रहना, एक एक चीज़ पर ध्यान देते रहना है। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, रीति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, और कला काल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल। नाम याद रखना है, कला काल आ जाए तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो वर्णमाला को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 2-3 प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं, और स्वर व्यंजन से, उनके अल्पप्राण से, घोष अघोष से, अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियाँ, उनके वर्गीकरण से प्रश्न आता है, और मैंने वर्णमाला बहुत अच्छे तरीके से करवा रखी है। ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, हमने असत्य ढूंढना है। कै कंठ ध्वनि है, अघोष है और अल्पप्राण है। तो कै कंठ ध्वनि है, पहला वर्ग है, कै वर्ग कंठ ध्वनियाँ होती हैं। अघोष, अब अघोष में आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष होते हैं। तो कै पहला वर्ण है, इसीलिए ये अघोष भी है। फिर अल्पप्राण में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं। तो कै पहला भी आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कै कंठ भी है, अघोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो ये तो सही है। हमने ढूंढना है असत्य, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है ठ मूर्धन्य ध्वनि है, अघोष है एवं महाप्राण व्यंजन है। तो यो ट वर्ग होता है वो मूर्धन्य ध्वनियाँ ही होती हैं। तो इसका मतलब ठ मूर्धन्य तो है। फिर अघोष, अघोष में क्या आ गया? पहला दूसरा वर्ण होते हैं। तो ट ठ ये दूसरा वर्ण भी आ गया, इसका मतलब अघोष भी है। उसके बाद महाप्राण, महाप्राण में क्या होता है कि दूसरा चौथा जो वर्ण होते हैं वो महाप्राण होते हैं। तो ट ठ ये दूसरा है, इसका मतलब ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा आ गया पै ओष्ठ्य है, बिल्कुल ओष्ठ्य है। अघोष है, अघोष में पहला दूसरा वर्ण आते हैं तो पै पहला है। ठीक है। उसके बाद अल्पप्राण, अल्पप्राण में क्या होता है कि पहला तीसरा पांचवा, तो ये पहला आ गया, इसका मतलब ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। अगला देखते हैं रै लुंठित, लुंठित है, बिल्कुल ठीक है। घोष एवं महाप्राण है। घोष में क्या होता है? तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होते हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा होते हैं। इसके अलावा य रै लै वै होते हैं और है होते हैं। कौन से? घोष में, घोष में कौन कौन से होते हैं? य रै लै वै आ गया, इसका मतलब रै आ गया, रै लुंठित भी है। ठीक है, घोष में। अब महाप्राण में कौन कौन से होते हैं? दूसरा, चौथा, जो हमारे 5 वर्ग है, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, उसमें दूसरा चौथा। उसके बाद जो छ, श, स, है होते हैं, ये महाप्राण में आते हैं। लेकिन रै नहीं आता। रै किस में आता है? अल्पप्राण में आता है। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो वो अल्पप्राण होते हैं। तो इसका मतलब ये कथन गलत है। रै लुंठित तो है, ठीक है, लेकिन महाप्राण नहीं है। घोष भी है, घोष में क्या होता है कि य रै लै वै आते हैं, तो ये घोष भी हो गया, लेकिन महाप्राण नहीं है, इसका मतलब ये गलत है और वही हमारा सही आंसर है। अगला है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये सभी को पता है, ये कबीर की है। ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो ये सारे ध्यान में रखने हैं। मार्तंड, दिनकर, आदित्य, अर्क, सविता, दिवाकर, भास्कर, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन अर्णव नहीं है। अर्णव किसका है? ये समुद्र का है, ध्यान रखना है। अर्णव किसको कहा जाता है? समुद्र को कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म है? मतलब सही की पहचान करनी है। सबसे पहले है ग्रह, अनुग्रह। तो अनुग्रह का ग्रह नहीं होता, विग्रह होता है। अनुग्रह का क्या होता है? विग्रह होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, तो अच्छे से याद रखना है। असीम, ससीम होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अगले ऑप्शन भी देखेंगे। अग्ग का अनविग्ग नहीं होता, अग्ग का या तो होता है विग्ग या प्रग्ग होता है, या तो विग्ग कहा जाता है या प्रग्ग कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही केवल ये है। चेत का चेतन, चेत का चेतन नहीं होगा, अचेत होगा। अचेत कह सकते हैं, वे शुद्ध कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वे खबर कह सकते हैं। एक गाफिल शब्द होता है, वो भी किसके लिए? अचेत के लिए प्रयोग किया जाता है, गाफिल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर असीम ससीम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा? क्रिया, क्रिया आपको पता है, किसी काम का जिस शब्द से किसी का काम का होना पाया जाए तो वो क्रिया होती है, सभी को पता है। तो पंडित से हो गया पंडिताई, चढ़ना से चढ़ाई, तरुण से तरुणाई, चतुर से चतुराई। तो क्रिया हमें एक ही शब्द में दिख रही है, चढ़ना से चढ़ाई। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न है, प्रेमाख्यान काव्य के संबंध में असंगत कथन। तो पहला है, प्रेमाख्यान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। ठीक है, तो ये क्या है? ये सही है। दूसरा है, प्रेमाख्यान काव्य का प्रधान रस शांत है। तो शांत रस नहीं होता, ये गलत है यहाँ पर। अगला ऑप्शन भी देखें और इन ऑप्शन को आपने याद रखना है कि किसके बारे में क्या कहा गया है। प्रेमाख्यान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग होता है, ठीक है। प्रेमाख्यान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवेतर श्रेणी के हैं, तो ये भी ठीक है। एस्टेट के द्वारा जो सही आंसर माना गया है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो पहला, अंगारों पर लौटना, क्रोध प्रकट करना। अंगारों पर लौटना क्रोध प्रकट करना नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं कि ईर्ष्या से जलना, रोष से जलना, मतलब कि डाह के मारे उड़ना भी कह सकते हैं आप शुद्ध हिंदी में। ठीक है, तो अंगारों पर लौटना क्रोध प्रकट करना नहीं होता। जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना। जान के लाले पड़ना, जान को खतरा होना। ठीक है, हाथ पांव मारना, तो हाथ पांव मारना का हम प्रयास करना कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका मतलब गलत है। पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। अब चौथा देखते हैं, दाल न गलना, वश न चलना। तो यहाँ पर ये सही है, सही सुमेलित है। दाल ना गलना मतलब वश ना चलना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तत्सम तद्भव शब्द को आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, एक नहीं। एक आपको शायद मतलब कि कॉमन पार्ट में भी देखने को मिल जाए, 3 प्रश्न तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने ढूंढना क्या है? तद्भव, जिस मतलब के ऑप्शन के सभी शब्द तद्भव हैं। तो सबसे पहला है स्वपन, सीधा सीधा पता कि स्वपन क्या है? तत्सम है, और इसका तद्भव पूछा जाए तो सपना होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लक्ष्य, जो कि तत्सम ही है, तद्भव होता है लाख, तद्भव होता है लाख। ठीक है, तीसरा है पहर, तो पहर तद्भव है जिसका प्रहार होता है तत्सम, ये भी ध्यान में रखना है। अगला है कपूर, तद्भव है, लेकिन इसका जो तत्सम होता है वो होता है कर्पूर, सभी को पता होगा। आगे ग्वाल, ये भी तत्सम है, इसका क्या होता है? ग्वाल का जो तद्भव शब्द होता है गोपाल होता है। ध्यान में रखना है एक एक शब्द को। तद्भव क्या होता है? गोपाल होता है। हल्दी आ गई,
तो हल्दी भी क्या है, तद्भव है। तत्सम पूछा जाए तो हरिद्रा होती है। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या आ गए हमारे, तत्सम आ गए, तद्भव आ गए, सॉरी। तद्भव की हमने पहचान करनी है, प्रश्न में तद्भव पूछा है तो ये सारे के सारे तद्भव ही हैं। अगला ऑप्शन है मुकुट। तो मुकुट क्या होता है, तत्सम है। मुकुट क्या है, तत्सम है। शीर्ष भी तत्सम है, पृष्ठ भी तत्सम है। मुकुट का मोर होता है, शीर्ष का शीश होता है, पृष्ठ का वो होता है, क्या कहा जाता है उसको, पीठ, पृष्ठ का पीठ होता है। ठीक है, आगे संध्या है, सींग है, सौभाग्य है। सौभाग्य भी तत्सम शब्द है जिसका सुहाग होता है, तद्भव शब्द। ठीक है, सींग का तत्सम होगा श्रृंग, और संध्या का क्या होगा, सांझ, सांझ होगा तद्भव। ठीक है, संध्या का सांझ तद्भव शब्द होगा। ये है तत्सम, ये भी तत्सम है। ये तद्भव है, इसका श्रृंग होगा तत्सम। सौभाग्य तत्सम है, इसका तद्भव होगा सुहाग। तो ये सारे ही शब्द अपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसका मतलब 3 वाक्यों में अकर्मक क्रिया है, एक में नहीं है। धावक सड़क पर दौड़ रहे हैं, अकर्मक है। महेश अध्यापक बन गया, अकर्मक है। ठीक है, और तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वह तालाब में तैर रहा है। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो इसका मतलब यही हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य पूछा गया है। तो यहाँ पर आत्मजयी सही आंसर हो जाएगा, आत्मजयी याद रखना है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है। 3 में ना 13 में, जो किसी गिनती में ना आए, नगण्य। लाठी टूटे ना सांप मरे, बिना किसी की हानि हुए स्वार्थ सिद्ध हो जाए, ये भी सही है। नेकी कर और दरिया में डाल, भलाई का बदला बुराई। तो ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है ये तो। ठीक है, और गलत ही हमने ढूंढना है। अगला है, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत है। भलाई का काम करके फल की आशा ना करना, मत करना, इसका सही अर्थ होगा नेकी कर और दरिया में डाल, भलाई करके फल की आशा ना करना या मत करना होता है नेकी कर और दरिया में डाल। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं। अब यहाँ पर तत्सम ढूंढने हैं। तो तत्सम पहला ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहाँ सारे तत्सम हैं, जैसे क्षेत्र हो गया, मुक्ता हो गया, पर्ण हो गया। क्षेत्र का तद्भव पूछ लिया जाए तो खेत होता है, सभी को पता होगा। ठीक है, और मुक्ता का पूछ लिया जाए तो मोती होता है, और पर्ण का पूछ लिया जाए तो पन्ना होता है। ध्यान में रखने हैं सारे शब्द। अगला है पूस। पूस तद्भव है, तो और तत्सम पूछ लिया जाए तो पुष्य होता है। नैन आ गया, नैन का होता है नयन, तत्सम ये तद्भव है। ठीक है, नारियल आ गया यहाँ पर, इसका नारिकेल होता है तत्सम। नीम का निम्ब होता है तत्सम, ये तद्भव है। फिर जेठ आ गया, ज्येष्ठ होता है। शां आ गया, शाया होता है। ज्येष्ठ तत्सम हो गया, जेठ तद्भव है। इसी तरीके से शां क्या है, ये शां, ये है तद्भव और इसका तत्सम शाया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी शब्द आते हैं सभी की पहचान रखनी है। तो पहले ऑप्शन में सारे तत्सम है, क्षेत्र, मुक्ता, पर्ण, खेत, मोती, पन्ना। तो ये सारे हो गए तत्सम, यहाँ पर सही हमारा आंसर यही है। अगला है, सुमेलित कीजिए। तो चारण काल का संबंध किससे है, चारण काल किसने कहा है, ग्रियर्सन ने। ठीक है, आदिकाल किसने कहा है, आदिकाल किसने कहा है, आदिकाल कहने वाले हैं, एक मिनट, चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है, वीरकाल, वीरकाल किसने कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो इस तरीके से इसको सम्मिलित करना है। चारण काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल कहा था
चारणकाल ग्रियर्सन ने आदिकाल कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरकाल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। याद भी रखने, वीरगाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। एक बीज बपन काल था, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, बीज बपन काल। ठीक है, इसके अलावा एक संधि काल एवं चारण काल आ जाए तो वो कहा था रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने, याद रखने हैं सारे। ठीक है, इसके बाद आधार काल आ जाए तो सुमन राजे ने कहा था आधार काल। प्रारंभिक काल आ जाए तो मिश्र बंधुओं ने कहा था। समझ आ गई। चारण काल कहने वाले ग्रियर्सन हो गए, प्रारंभिक काल कहने वाले मिश्र बंधु हो गए, बीज बपन काल कहने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, वीर गाथा काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, सिद्ध सामंत काल कहा राहुल सांकृत्यायन ने, ये भी पूछ लिया जाता है। वीर काल कहा आचार्य विश्वनाथ ने। संधि काल एवं चारण काल कहा राम कुमार वर्मा ने। आदि काल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और आधार काल कहा सुमन राज्य ने। सारे नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 110। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य। वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, ये तो शुद्ध है। ठीक है, उसने इन बात पर आपत्ति प्रकट की, तो यही गलत है। उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ठीक है, ये होगा सही। सुबह शाम व्यायाम करना चाहिए, ये भी सही है। वह 20 दिन तक अपने घर में कैद रहा, तो ये भी सही है। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। तो आपको पता है कि तुलसीदास जी ने कवितावली रची, वैराग्य संदीपनी रची, रामाज्ञा प्रश्न रचे, पौरुषे रामायण नहीं रचा। तो ये किसने? नरहरिदास ने इसकी रचना की है, तो ये भी याद रखना है। आगे है निम्नलिखित में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? परिभाषा आपको ध्यान में होगी। जो अव्यय दो पदों या वाक्यों या पदबंधों को आपस में जोड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाता है एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण आ जाता है, जहाँ आगे उसके भी भेद होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखना है कि समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर और आ गया। ठीक है, उसके बाद है राहुल तेज है किंतु, यहाँ पर किंतु आ गया। परिश्रम करो ताकि जीवन सफल हो सके, तो यहाँ पर ताकि आ गया। ये सारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अगला है पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, तो यहाँ पर के बिना आ गया इसमें, तो के बिना कहाँ लगता है? ये स्वंद बोधक में आता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, इसमें समुच्चय बोधक का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 112 113। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? एक प्रश्न पहले आ चुका है, मैंने कहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना है। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियो में हर एक चीज़ करवा रखी है। जिस बुक से ये सारे शब्द उठाए जाते हैं उस बुक से मैंने बहुत सारी शॉर्ट वीडियो करवा रखी हैं, ये सारे शब्द उसमें आते हैं। तो एक बार देख जरूर लेना पेपर से पहले, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, लाइक करना भूल जाते हो। ठीक है, तो अर्थभेद की दृष्टि से हमने बताना है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म। तो सबसे पहला है चिर चीर। ठीक है, दूसरा है नीरज नीरद। सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर देखें नीरज कमल ही होता है और नीरद बादल ही होता है, तो हमें हमारा सही आंसर मिल गया, ये हो गया नीरज नीरद। ठीक है, तो अगला जो हमारा प्रश्न है 115। किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ तालव्य ध्वनियाँ हैं? तो जो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं, आपको पता है कि जो चय वर्ग होता है वो तालव्य ध्वनियों का होता है। उसके अलावा कुछ और ध्वनियाँ भी होती हैं, उस जो मतलब इस वर्गीकरण के अनुसार तालव्य में आती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, उस हिसाब से हमें एक सही ऑप्शन की पहचान करनी है। तो पहले ऑप्शन में है चय छ छ। ठीक है,
दूसरे में है च जय श, तो ये च छ जय, च भी च वर्ग में आ गया, जय भी। उसके अलावा जो श होता है ये श, ये भी तालव्य में आता है, और एक य होता है ये भी तालव्य में आता है। स्वर पूछ लिए जाएं तो ई तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आती हैं। च छ जय झ न, 5 ये हो गए। एक य हो गया अंतस्थ व्यंजन का, ठीक है, एक श हो गया ऊष्म व्यंजन का। तो ये सारे कहाँ आते हैं, तालव्य ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। स्वरों में ई आता है, ठीक है। तो ये 9 हो गए वर्ण हमारे। तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न है, विप्लव गायन कविता का मूल भाव। जिसने नहीं देखी, भोर और वर्षा और विप्लव गायन दोनों मैंने अलग से कविताएं करवा रखी हैं, ठीक है। तो उस कविता में हमने पढ़ा था कि विप्लव गायन कविता का जो मूल भाव है वो क्या है, जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशीलता। कवि कहता है कि मेरे स्वरों में ऐसी तान आ जाए, मतलब मैं जोश से भर दूं। तो ये सारी चीज़ें उस कविता में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा 2 आ जाएगा। और ये 7th क्लास की NCERT से है, विप्लव गायन। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अल्प प्राण हैं। सभी स्पर्श अल्प प्राण हैं। तो आपको अल्प प्राण की, महाप्राण की, घोष की, अघोष की पूरी पक्की पहचान होनी चाहिए। लगभग 5 प्रश्न तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? एक तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, ठीक है। पहला, तीसरा, 5वां वर्ण। उसके अलावा जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये हो गए अल्प प्राण, ठीक है। और सभी जो स्वर होते हैं 11 वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण। उनकी टोटल संख्या पूछ ली जाए तो ये 30 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 30। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा, 5वां 3 हो गए, 5 वर्गों के 15 हो गए, य र ल व 19 हो गए और 11 स्वर, टोटल ये 30 हो गए, ठीक है। तो हमने यहाँ पहचान करनी है कि अल्प प्राण स्पर्श व्यंजनों में स्पर्श अल्प प्राण। तो स्पर्श व्यंजन आपको ध्यान होगा कि 25 होते हैं। जो 5 वर्गों के वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये भी ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर केवल अल्प प्राण नहीं पूछा, साथ में स्पर्श भी लगा हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, वो देखना है हमें। यहाँ पर स की बात करें, श, स, श, है, तो यहाँ पर ये तो सही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फ, ब, ध, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो श ऊष्म में आ गया। तो उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है क, स्पर्श व्यंजन का है, क, ख, ग, पहला क हो गया, तीसरा ग हो गया, और ट, ठ ये ट वर्ग से आ गया। तो ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कै हो गया पहला, ग हो गया तीसरा, ट हो गया पहला। तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर बनता है। अल्प प्राण ये भी तीनों अल्प प्राणी हैं, न, ल, र, ये भी अल्प प्राण है, लेकिन ये स्पर्श नहीं है। जो य, र, ल, व वो अल्प प्राण में आते हैं, हमने अभी बात की है, लेकिन वो क्या अंतस्थ व्यंजन आ गए। तो इसका मतलब न तो स्पर्श में आता है, ये स्पर्श में नहीं आते। ऑप्शन ये भी अल्प प्राण, केवल अल्प प्राण पूछा जाए तो ऑप्शन ये भी अल्प प्राण का ही है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें स्पर्श अल्प प्राण हैं तीनों के तीनों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 15 प्रश्न, 117 हो गए, ठीक है। आगे है 118 नंबर प्रश्न। पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर लेखक हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पक्का तो नहीं कह सकती मैंने, मुझे थोड़ा ध्यान आता है कि हमने एक संसार एक पुस्तक है, रचना पढ़ी है NCERT में बसंत की। तो उसमें वो एक पत्थर की विधा है, उसकी विधा क्या है? पत्थर। संसार एक पुस्तक। तो जवाहरलाल नेहरू ही उसके लेखक है, शायद ये पंक्तियां वहीं से ली गई होंगी। 119वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से चौथा सप्तक के कवि नहीं हैं। तो ये सारे मतलब के चौथे सप्तक के 3 कवि हैं, एक नहीं है। अवधेश कुमार,
चौथे सप्तक के हैं, सुमन राजे भी चौथे सप्तक के हैं, राजेंद्र किशोर भी चौथे सप्तक में आते हैं, विजय देव नारायण शाही चौथे सप्तक में नहीं है, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, ये तीसरे सप्तक के अंतर्गत आते हैं। चौथे सप्तक के कवि आपने ध्यान में रखने हैं अवधेश कुमार, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, इसके अलावा स्वदेश भारती आते हैं। ठीक है, और आचार्य नंद किशोर आचार्य थे, एक श्री राम वर्मा थे। इस तरीके से सारे नाम आपने याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आचार्य भरत के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, भट्ट नायक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, भट्ट नायक। अगला हमारा प्रश्न है 121वां, चंद ते लजात जलजात जग जानत है, आज जलजात ते लजात चंद देखो मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना। कौन सा हो जाएगा? विभावना यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि, ये तो हर किसी को आता होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहरपाद। सरहप्पा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, लोकगीत के संबंध में असंगत कथन है, तो यहाँ पर कौन सा कथन असंगत है? लोकगीत जनता का संगीत होता है, ये भी रचना बसंत में है। लोकगीत पाठ है, शायद वहाँ उस तरीके से वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया हो। लोकगीत जनता का संगीत होता है, लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, बेहद साधना कुछ नहीं करनी पड़ती लोकगीत के लिए, तो ये हमारा सही ऑप्शन है। आगे है, वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में होता है, तो गांवों के जो गीत होते हैं वही लोकगीत कहे जाते हैं। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, ये भी सही है, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो सही नहीं है। लोकगीत गायन बेहद साधना की जरूरत होती है लोकगीत गायन हेतु। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 124वां, इस प्रकार कवि की मर्मवेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कवि के प्रति है? तो ये किस कवि के प्रति है? रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति। सही ऑप्शन नंबर 4। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि की हैं? तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी, डीपली पढ़नी पड़ेगी, खास करके कविताएं। तो ये भी बसंत से है पंक्तियां। ठीक है, तो इसका आपको कवि बताना है। कवि कौन से हो जाएंगे? भगवती चरण वर्मा। कविता पूछ ली जाए तो दीवानों की हस्ती भाग 3 में है। ठीक है, बसंत भाग 3 में है, दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा की कविता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में माधुर्य गुण का उदाहरण है। माधुर्य गुण का उदाहरण आपने देखना है। सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान, बह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुदुम्भी दीनी, मनसा विषय विजय कह कीनी, विकसते मुरझाने को फूल उदित होता, छिपने को चंद। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर है। इसमें क्या है? माधुर्य गुण है। ठीक है, ये हमने अभी पढ़े नहीं हैं, तो 1-2 दिन में आपको क्लास मिल जाएगी। काव्य के हेतु पढ़ लिए हैं, काव्य गुण और काव्य दोष रहते हैं, दोष से भी प्रश्न आया है और गुण से भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हरिगीतिका छंद का लक्षण नहीं है। हरिगीतिका छंद का लक्षण कौन सा नहीं है? प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं 16-12 पर यति होती है, ये भी सही है। अंत में लघु गुरु होते हैं। यह मात्रिक विषम छंद है, तो ये मात्रिक विषम नहीं है, ये सम मात्रिक छंद है। ये कौन सा? सम मात्रिक छंद है ये। ठीक है, तो यही पॉइंट गलत है, आपने इसको याद रखना है कि जो हरिगीतिका है वो सम मात्रिक छंद है। आगे है 28वां प्रश्न, जब प्रस्तुत उपमेय एवं अप्रस्तुत उपमान का एक धर्म कथन किया जाए तो
कौन सा अलंकार होता है, अलंकार भी आपको डीपली पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा, दीपक अलंकार होता है। ये बात किस पर आती है, ये दीपक अलंकार में आती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो अव्ययी भाव किस में है, कौन से ऐसा ऑप्शन है, यहाँ सारे अव्ययी भाव आ गए। तो बेशक, मृत्यु पर्यंत, दोनों ही कहाँ आ गए, अव्ययी भाव समास के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पर भला मांस आ गया, ये कर्मधारय हो गया। ठीक है, भरसक तो अव्ययी भाव ही है, लेकिन भला मांस कर्मधारय का आ गया। आगे आ गया देशांतर, हर रोज, आप बीती, प्रत्यागमन, आप बीती, यहाँ पर अधिकरण का आ गया, अपने आप पर बीती। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 130वां, सुमेलित करना है। ये काव्य दोष से है, तो इसमें कौन सा सही आएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक सही आ जाएगा। आपने इसका आंसर लगा के देख लेना, क्योंकि मैंने अभी ये पढ़ाया नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय है, तो वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं ना, वो होते हैं कृत प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर चाल, पढ़ाई, झुकाव, पांडित्य। तो अगर हम चाल, पढ़ाई, झुकाव की बात करें तो ये धातु और क्रिया से बन गए, पढ़ना क्रिया हो गई। लेकिन पांडित्य, पांडित्य किससे बना है, संज्ञा से बना है। तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, 131वें का। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। संधि विच्छेद सही किसका नहीं है, तो ये आपने देखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। मार्कंडेय गलत है, जगन्नाथ सही है, निरुद्धम भी सही है, सतमार्ग भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपसर्ग नहीं है। तो ब उपसर्ग कहाँ नहीं है, बनाम में है, नाम ना मतलब के नाम से, बनाम के नाम से हम कह सकते हैं ना। बखैर में है, बखैर का होता है सकुशल। ठीक है, बदस्तूर में है यथापूर्व, इस तरीके से इसका अर्थ होता है। बपौती में नहीं है, वह अपसर्ग। तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये संवैधानिक स्थिति हिंदी की, वहाँ से प्रश्न आया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अनुच्छेद 343(1). तो अगर हम सिलेबस की बात करें ना, जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, ये पेपर भी उसी सिलेबस के अनुसार है। बस इसमें NCERT का थोड़ा अंतर है कि 9th 10th की भी डाल रखी, 9th की है। ठीक है, तो बाकी जो संविधानिक स्थिति वाला आ गया टॉपिक, वहाँ से प्रश्न है, देवनागरी लिपि से भी प्रश्न है, काव्य दोष से है, काव्य गुण से है। बाकी जो जो चीज़ें दे रखी है ना, वहाँ से प्रश्न ले रखे हैं। तो इसका मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जैसे पेपर बन रहा था, उसी हिसाब से सिलेबस आपको दे दिया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, करते अभिषेक प्योद है बलिहारी इस भेष की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद पूछा गया है। तो यहाँ पर छंद कौन सा आ जाएगा, उलाला छंद आ जाएगा। ठीक है, छंद भी अभी हमने किए नहीं हैं, करवाए नहीं गए आपको। 135, उसके बाद 136। किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है, पर उपसर्ग नहीं है पूछा है। ठीक है, तो परोपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, पराक्रम, प्राभूत, परकीय, परसाल। तो परोपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, परकीय, परसाल, इन सब में ही पर उपसर्ग है, लेकिन पराक्रम और पराभूत में परा आ गया। क्या आ गया, परा उपसर्ग आ गया। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग किया है। ये भी 9th क्लास से है। ठीक है, तो किस पर व्यंग किया है, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर। किस पर किया है, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग किया है। 137वां प्रश्न। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का स्वंद पैशाची अपभ्रंश से है। आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर लहंदा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो उस हिसाब से इसमें
लहंदा आ जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है, तो राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है यहाँ पर? मेवाती है, मालवी है, हाड़ौती है, मगही नहीं है। मगही बिहारी उपभाषा में आती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है सॉरी। तो अगर सही की बात करें तो न्यून गलत है। पहले हमने गलत देखने हैं। न्यून गलत है क्योंकि यहाँ पर नी प्लस ऊन आना था। ठीक है, फिर ये सही हो जाता। मतैक्य, मतैक्य भी गलत है, यहाँ पर एक ही मात्रा आएगी, बड़ी आएगी एक्य। ठीक है, फिर सही हो जाता। महोदार्या में ये औदार्या नहीं आएगा। ठीक है, औदर्या आएगा, तो ये सही हो जाएगा। मतलब ये तीनों ही गलत थे। अगला देखें तो एक एक, एक प्लस एक, ये सही है, यही हमारा सही आंसर है। तो ये जो आपको संधि देखने को मिली है ना, इसको करके देखना है, ध्यान में रखना है कि कैसे आएगी। ये शब्द आपको मिल सकते हैं पेपर में। आगे देवनागरी लिपि से प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन। तो देवनागरी लिपि बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाती है, सही है। देवनागरी लिपि की वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, ध्वनि प्रधान है, तो ये तो नहीं है भाई, ये गलत है। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलने लगता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की उत्तर भारतीय शैली से विकसित है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, कठपुतली कविता की रचयिता। कठपुतली कविता हमने देख ली है, कठपुतली किसकी कविता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? इंदा प्रत्यय किस में नहीं है? गोविंदा, शर्मिंदा, वाशिंदा, परिंदा। तो यहाँ पर जो गोविंदा ये एक नाम है, यहाँ पर इंदा प्रत्यय नहीं लगा हुआ, शर्मिंदा में है, परिंदा में है, वाशिंदा में है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 144, व्यवचारी भाव के स्वंद में असंगत कथन कौन सा है? तो यहाँ पर ये संचरणशील मनोविकार है, ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुँचाते हैं। स्थायी भाव से इनका स्वंद सागर तथा लहर की भांति होता है, ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वो सही बता रखा है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रजाहत शब्द में कौन सा समास है? तो कौन सा आ जाएगा यहाँ? ब्रजाहत में कर्ण तत्पुरुष आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन तत्पुरुष का है, तो तत्पुरुष ही यहाँ पर सही है। कर्ण तत्पुरुष, अगर आगे पूछ लिया जाए भेदों से तो कर्ण तत्पुरुष इसमें आ जाएगा। ठीक है। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? कैदी और कोकिला तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। एनसीईआरटी से 5 प्रश्न तक आए हुए हैं, और 5 नहीं, प्रश्न एक ही आपको फेल पास करवा सकता है। तो एनसीईआरटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से करनी है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वन वितान रवि शशि दियो फल बख सलिल प्रभा अवनी सेज पंखा पवन अवन कुछु परवाह। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रस पूछा गया है, तो यहाँ पर शांत रस सही हो जाएगा। रस अलंकार छंद मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना मेरे बचपन के दिन। तो ये 10वीं क्लास से है, मेरे बचपन के दिन। ठीक है। अगला हमारा लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ की है रचना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। पूर्वी हिंदी का स्वंद किस अपभ्रंश से है? पूर्वी हिंदी का स्वंद अर्धमागधी अपभ्रंश से है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो सुमेलित करना है यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा साहित्य इतिहास लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है। राम कुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। विश्वनाथ मिश्र का है हिंदी साहित्य का
अतीत। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने एस्टेट टीजीटी हिंदी 2021 के 60 प्रश्न देखे हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, अपनी फीडबैक देना, और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है ताकि आपको हेल्प मिले और आप अच्छे से अपना पेपर क्वालिफाई कर पाएँ। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।